चलिए आज दूसरा खंड भी हम लोग पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा। इसमें क्या है कि कवि कहता है कि मेरी माँ जो है वो अनपढ़ है, जीवन भर बेचारी ने परिश्रम किया, दुख उठाए हैं, 4 बच्चे, लड़के 4 लड़कियों का पालन पोषण, घर बार संभालना, मेहनत तो बहुत हुई। तो उसने जीवन भर दुख ही दुख झेले हैं, दुख में ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। लेकिन माँ ऐसी स्नेह की मूर्ति है कि जिसकी गोद में सिर रखकर अगर लेट जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। फिर कहते हैं उसकी स्नेह धारा, उसका प्रेम जो है वो मुझे यहाँ जेल तक अनुभव होता है। कवि कहता है मुझे जेल तक उनके प्रेम का अनुभव होता है, माँ की याद आती है। बस अंतर इतना कि वह अनपढ़ है, अन्यथा वह मुझे पत्र भी भेजती और मैं भी उसे पत्र भेजता। देखिए कविता में पढ़ता हूँ, फिर से आप लोग ध्यान दें। कहते हैं और माँ बिन पढ़ी मेरी, और मेरी जो माँ है वो बिन पढ़ी अर्थात पढ़ी लिखी नहीं है, दुख में वह गढ़ी मेरी। वो दुख में गढ़ी अर्थात उसका पूरा जीवन दुखों में ही बीता हुआ है, उसने तरह तरह के दुख झेले हैं, परिश्रम किया है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं। फिर कहते माँ ऐसी माँ है कि जिसकी गोद में अगर सिर को रख कर लेट गए, बैठ गए तो दुख नहीं, फिर कोई दुख नहीं मन में रह जाता, बड़ा शांति, बढ़िया सुख की अनुभूति होती है। तो माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ ऐसी ममता की मूर्ति है जिसके स्नेह की धारा, जिसके प्रेम की अनुभूति का यहाँ तक भी पसारा माने प्रसार। कहते हैं उसकी स्नेह का प्रसार यहाँ तक, मतलब इस जेल तक है, मुझे यहाँ तक माँ के प्रेम की, माँ की याद आती है। कहते उसे लिखना नहीं आता, माँ पढ़ी नहीं है इसलिए उसको लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता है, जो मैं उसके किसी पत्र को, किसी चिट्ठी को प्राप्त कर पाता। कहते हैं पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, आयु बढ़ गई है, लेकिन वो खुद को बूढ़ा नहीं मानते, वो बड़े फुर्तीले हैं, कामकाज करने में सशक्त हैं, तो उनको बुढ़ापा एक पल के लिए भी उन पर असर नहीं कर पाया है। कहते हैं पिता जिनको बुढ़ापा एक पल भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी ऐसे हैं जिन पर वृद्धावस्था का कोई प्रभाव नहीं है। कहते हैं जो अभी भी दौड़ जाएं, वो इतने अभी भी सक्षम हैं, इतने फुर्त हैं, इतने स्वस्थ हैं कि वो अभी भी बड़ी आयु में, जिनके 8 बच्चे हो गए हों, बड़े हो गए हों, जिनका सबसे छोटा लड़का जेल में है, आप समझ सकते हो, युवा हो गया, वो बुजुर्ग होंगे, लेकिन कहते हैं वो इतने अभी भी स्वस्थ हैं कि मानो बुढ़ापे का असर ही नहीं हो, वो अभी भी दौड़ लगा लें और अभी भी खेल खिलाएं। आज भी वो हंसते खेल खिलाते हैं। प्रायः होता क्या है, जब आयु बढ़ती है तो व्यक्ति थोड़ा शांत स्वभाव का हो जाता है या कहें गंभीर हो जाता है, लेकिन पिताजी जो इनके हैं वो कह रहे हैं कि वो आज भी हंसते खेल खिलाते हैं। मौत के आगे न हिचकें, वो मरने से भी उन्हें डर नहीं है, कोई भी कठिन काम करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। शेर के आगे न बिचकें, शेर भी अगर सामने आ जाए तो वो जरा सा भी विचलित होने वाले नहीं। बिचके का अर्थ है विचलित होना। कभी कभी होता क्या, कोई खतरा आ जाए तो हम डर जाते हैं या घबरा जाते हैं, वो घबराने वाले नहीं हैं। कहते हैं शेर के आगे न बिचकें, अर्थात कठिन से कठिन समस्या परिस्थितियाँ आ जाएं, वो कभी विचलित नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। बोल में बादल गरजता, आवाज़ में ऐसी गंभीरता है, दृढ़ता है जैसे बादल गरज रहे हों, और काम से झंझा लरजता, काम इतनी फुर्ती से करते हैं कि झंझा का अर्थ होता है तूफान, और लरजता मतलब लज्जित हो जाए, तूफान भी लज्जित हो जाए। तात्पर्य कि आयु बढ़ गई है लेकिन पिताजी पर बुढ़ापे का असर नहीं है, आज भी वो मृत्यु से नहीं डरते हैं, हर कठिन कठिनाई का सामना करते हैं। आवाज़ इतनी बुलंद है कि मानो बादल गरज रहे हैं, बादलों की तरह गंभीर वाणी है, और काम से झंझा लरजता, इतनी फुर्ती से अपना काम करते हैं कि तूफान भी लज्जित हो जाए। ठीक है। कहते हैं अब आज क्या किया होगा उन्होंने, जब बारिश हो रही है, कहते हैं आज गीता पाठ करके, सुबह सुबह उन्होंने भगवत गीता का पाठ किया होगा, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके, दंड 260 करके, वो व्यायाम करते हैं, 260 बार दंड बैठक उठक बैठक करते हैं। खूब मुगदर हिला लेकर, मुगदर आप जानते हो कि लोहे का, लकड़ी का बना हुआ एक मोटा सा लगभग डंडा टाइप का होता है, जिसको पहलवान लोग ऐसे सिर के ऊपर से घुमाते हैं। कहते खूब मुगदर हिला करके, जैसे आज के समय में वो आप देखते हो ना, जिम वगैरह में डंबल्स आते हैं ऐसे उठाने वाले, या कंधे के पीछे, ऐसे वो मुगदर होता है जिसको ऐसे सिर के ऊपर से घुमाते हैं चारों तरफ हाथों से उससे। तो कहते हैं खूब मुगदर हिला करके और मूठ उनकी मिला लेकर, उन मुगदरों की मूठ को पकड़ करके, मुठिया जो होती है उसकी पकड़ कर ऐसे मिलाते हैं। वो भारी होता है, लगभग 10-15 किलो का एक मुदगर होता है, लेकिन उसको उनके पिताजी जो हैं वो बड़ी आसानी से हिला डुला कर अपना काम करते हैं। कहते हैं जबकि नीचे आए होंगे, यानी रहते कहाँ है, रूम कहाँ है, उनका कमरा ऊपर है, वहीं उठे होंगे, व्यायाम किया होगा, स्वच्छ होकर गीता पाठ किए। कहते हैं जब नीचे आए होंगे
और देखा होगा कि सब लड़के बैठे हैं, सारी बिटिया बैठी है, पत्नी है, लेकिन एक बेटा जेल में है, तो नयन जल छाए होंगे। कहते हैं जब नीचे आए होंगे तो नयन जल छाए होंगे, आँखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, वहाँ आँख से आंसू गिर रहा है, यहाँ बारिश का पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा और मेरी आँखों के सामने मेरा घर घूम रहा है। कहते हैं 4 भाई 4 बहनें, मेरे 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, भुजा भाई प्यार बहनें, भाई मेरे हाथ हैं और बहनें स्नेह की मूर्ति हैं। खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। कहते हैं वो चाहे खेल रहे हो, आपस में कुछ बातचीत कर रहे हो, जैसे बड़े हो गए हैं तो हमेशा खेलेंगे तो नहीं, लेकिन कोई भी बातचीत कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, आपस में हंसी मजाक होगा, या कहीं खड़े होंगे तो और नज़र उनकी पड़े होंगे। और जब पिताजी की नज़र बच्चों पर अपने जाएगी तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, तो मेरे वे पिताजी जिनको एक पल के लिए भी बुढ़ापा असर नहीं कर पाया था, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। तब वो मुझ 5वें का लेखक जो है वो 5वां है अपने भाइयों में, 4 भाइयों के बाद 5वां है। कहते हैं वही पिताजी जो कभी बूढ़े नहीं हुए, जो कभी दुखी नहीं हुए, वही अपने बाकी 4 बेटों को, 4 बेटियों को देखकर जब सबको देखेंगे हंसता खेलता, तो मेरा नाम लेकर के रो पड़े होंगे, मुझे याद किया होगा उन्होंने, और इसीलिए शायद मुझे अपने घर की याद आ रही है। जैसे आप देखते हैं ना, कहते हैं जब कोई याद करता है तो हिचकियाँ आती हैं, किसी को हिचकी आए तो लोग कहते हैं लगता है कोई याद कर रहा है। तो ऐसे लेखक कहता है मुझे घर की याद शायद इसीलिए आ रही है कि मेरे घर वाले मुझे याद कर रहे हैं। देखिए तो इस कविता में पिता की याद, घर की याद, पिता के गुणों की चर्चा की गई है, दिनचर्या का वर्णन अच्छा किया गया कि उठकर व्यायाम करते हैं, गीता पाठ करते हैं। कवि को अपने दुख से ज़्यादा अपने पिता के दुख की चिंता है कि वह पिता जिसको कभी बुढ़ापे का असर नहीं हुआ, क्या वह रो रहा होगा, वो दुखी होगा। सावन की झड़ी को देखकर, सावन की बरसात देखकर कवि को अपना घर याद आता है। देखिए इसमें अभी कविता काफ़ी कुछ बची हुई है जिसको हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। आज हमने 2 भाग छोटे छोटे बना दिए हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा, कोई समस्या होगी तो पूछिएगा। धन्यवाद।